आपका जो 2023 वाली जो घटना चक्र आई हुई है तो उसको देखेंगे। ये बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये घटना चक्र कहीं दिया हुआ है। आज जो इस क्रम में हम लोग करने वाले हैं, तो आज हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। क्या करेंगे? तो मॉडर्न हिस्ट्री को कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने एंशिएंट और मिडाइवल जो है वो कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम लोग देख लेते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री को देख लेते हैं, जिसको आधुनिक भारत का इतिहास कहेंगे, और जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। और ये आपका 3 पार्ट में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, फिर कल परसों तक आपका पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पहला पार्ट को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लिए। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो ये था आपका पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था वो अल्मीडा था। क्या नाम था उसका? तो अल्मीडा था, वो प्रथम वायसराय था। तो एक का सी आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका टाइम पीरियड 1505 से लेकर 1509 का है, ठीक है, का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1509 में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और ये क्या होता है कि द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। कौन? तो पुर्तगाली। उसी तरह से आपका बोल रहा है कि उसने अंज द्वीप में किला बनाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि कह रहा है क्या कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये करता था पुर्तगाली लोग, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी हो गया। इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बताना है कि अंग्रेजों में किसी जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। तो ये किसको दी थी खान की उपाधि जहांगीर ने? तो ये हॉकिंस को दी थी, ठीक है। तो 3 का ए आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल बोल रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, ठीक है। क्या था? कर्मचारी और तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से मिला। कहाँ पे मिलता है? तो वो आगरा में मिलता है, ठीक है। ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां तथा अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या बोल रहा है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ की थी? तो सूरत में की थी। कब? तो 1612 में, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी पहुँचा, ठीक है। किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका, ठीक है। और क्या होता है कि वो सफल ही नहीं हो पाता है उस समय, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचता है, ठीक है। और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल रहता है। कौन? तो मिल्टन जो है वो सूरत में अपना क्या करता है कि सफलता पा लेता है। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की पुर्तगाली एक अधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या कि यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे हिस्से में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और जहाँ आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो किसके समय में आया था भारत?
सर थॉमस रो, तो ये जहांगीर के समय में आया था। तो 5 का सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ डिटेल कुछ दिया हुआ, तो कह रहा है क्या कि सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में क्या हुआ था कि सितंबर 1615 में सूरत पहुंचता है। कब पहुंचता है? तो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत बन करके पहुंचता है थॉमस रो, सूरत पे पहुंचता है। जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला आपका बोल रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो स्थापित की थी 1632 में। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, पटना डिस्ट्रिक्ट गजटीय इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 में ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका, किंतु बिहार लोकसभा द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका आंसर जो है वो 1632 ही दिया जाता है। ठीक है, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं मिला है, लेकिन बीबीएससी ने पूछा है तो उसी को सही मानेंगे। ठीक है, मानता है 1632 को ही मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत से ये प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में जो है वो क्या किया था, डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। क्या की थी? तो फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी रुचि किस में थी? तो सूती वस्त्र आपका हो गया, उसी तरह से चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वो था आपका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। देखिए क्या होता है कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध होता है तो कब, उसका टाइम पीरियड कब है? तो 1746 से 48 के बीच में है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध जो 1740 में हुआ था का विस्तार माना जाता है। इसको कर्नाटक युद्ध का जो प्रथम युद्ध था। गृह सरकारों के आगे के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों द्वारा आक्रमण करने के लिए भेजा गया। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अधियार नदी पर स्थित क्या था, सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। ठीक है, और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, और क्या होता है कि एसला सापेल होता है एक संधि जो 1748 में होता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि 1760 बोल रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रम देखिए। तो अंबर का युद्ध जो था अगस्त 1749 में होता है। कहाँ कहाँ होता है? देखिए मुजफ्फर जंग किसके किसके बीच में? तो मुजफ्फर जंग था, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे अनवरुद्दीन मारा जाता है। मुजफ्फर जंग जो था वो दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुबले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेशों को गवर्नर नियुक्त कर दिया। और क्या होता है कि उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसी को दे दिए गए। ठीक है, और उत्तरी पार्ट भी ले लेता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी जो है वो बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में क्या कर दी जाती है, तैनात कर दी जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि प्लासी युद्ध जो होता है जून 1757 में, तो क्या होता है कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब जो था सिराजुद्दौला के बीच होता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर
नियंत्रण हो गया, ठीक है। और क्या होता है कि क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब बंगाल का नवाब बनाया, ठीक है। उसी तरह से आपका क्या बोल रहा है कि नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दी गई, ठीक है। बॉन्डीवास का जो युद्ध होता है वो होता है आपका जनवरी 1760 में। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य होता है और क्या होता है कि युद्ध में फ्रांसीसी जो होते हैं हार जाते हैं और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था वो सर आयरकूट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का जो था वो काउंट डी लाली कर रहा था, ठीक है। इसमें अगला देखिए आपका बक्सर का नवाब के बारे में बोल रहा है कि अक्टूबर 1764 में क्या बोल रहा है कि मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य जो होता है युद्ध होता है, ठीक है। तो मीर कासिम होता है, अवध का नवाब होता है शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। और दूसरे पार्टी में कौन था तो अंग्रेज होता है, ठीक है। उसी तरह से आप लोग देखिए कि युद्ध में जो है अंग्रेज विजय रहे। इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था। बक्सर की युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी, यानी जो प्लासी का निर्णय हुआ था, युद्ध हुआ तो उसके बाद ये पक्का हो गया कि अब कौन राज करेंगे, आप करेंगे अंग्रेज, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ कह रहा है क्या कि आपका बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न की निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो स्वाली के स्थान पर कौन हराया था तो थॉमस बेस था, ठीक है। देखिए 1611 में क्या होता है कि पुर्तगाली के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन जो है वो सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार को निरंतरता को भंग कर दिया, क्योंकि अब कौन आ गए, अब अंग्रेज भी आ गए और सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री जो है वो स्थापित हो गई। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों को सबूतन सोरा और ये अफीम प्राप्त होता था। ये बिहार था, ठीक है। सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, किसको, यूरोप वासियों को, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और ये जो है उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो यही आंसर है बिहार, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसको बनाया था, ठीक है। तो देख लेते हैं किसको बनाया था। ये बनाता है किसको, देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद रजा खान को जो है वो बनाता है। इलाहाबाद की संधि के बाद जो मुर्शिदाबाद का दीवान बनाया जाता है मोहम्मद रजा खान को, ठीक है। मुर्शिदाबाद कहाँ है, ये बंगाल में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो की जाती है आपका अगस्त 1765 के अनुसार होता है, ठीक है। क्या होता है कि दूसरी संधि है ये 1765 में जो होती है। बगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी से संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया, ठीक है। अब मुगल जो शासक थे शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा क्या किया जाता है कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी जाती है, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि जिसके बदले जो है कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए भी देगी, ठीक है। उसी तरह से बोल रहा है इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने पर भार न लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी, ठीक है। तो सारा वो भार नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। उसके अलावा क्या था कि कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान जो बंगाल के लिए कौन था, मुर्शिदाबाद की जो बंगाल में है और के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां जो थे वो क्या उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे, ठीक है। उसी तरह से इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, ठीक है। और उत्तरदायित्व तो किसका था, तो ये था कंपनी का, ठीक है।
अगला देखिए यहाँ पे आपका जो ऊपर डेट पूछ रहा था, तो ये आपका बोल रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और बिहार को उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। देखिए यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जब होती है तो अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण ले लिया था। ठीक है, अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को दिया गया। ठीक है, और 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी, जिसके बदले में क्या होता है कि कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाता था तथा निजामत व्यय के लिए जो था निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना होता था। ठीक है, उसी तरह से अगला क्या बोला है कि इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में क्या किया गया कि अंधा कर दिया गया। और शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में क्या होता है कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और शाह आलम द्वितीय उसके अधिकारी अकबर द्वितीय जो होता है, जिसका टाइम पीरियड 1806 से लेकर के 37 तक था। और बहादुर शाह द्वितीय जो बाद में जो आपका क्या होता है आपका 1857 का युद्ध जो होता है, 1837 से लेकर 1857 तक का युद्ध जो था वो होता है आपका शाह आलम द्वितीय के टाइम में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के विषणभोगी मात्र बनकर रह गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक प्रश्न पूछा गया था 64 बीपीएससी में, तो बोल रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थी। तो देख लेते हैं, इसमें आपका स्टार मार्क दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में एक कहावत प्रसिद्ध है। ठीक है, कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया था? हटा दिया था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। ठीक है, और परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों में छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का क्या होता है? अधिकार हो जाता है। और क्या होता है कि आपका देखिए उधर अफगानों के अतिरिक्त झगड़ों के कारण जो रणजीत सिंह थे को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। ठीक है, अफगान का जो आंतरिक लड़ाई हो रहा था उसकी वजह से रणजीत सिंह अपने आप को दृढ़ करने पे लगे हुए थे। 1800 ईस्वी में बोल रहा है क्या कि अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो था वो शाह शुजा काबुल की गद्दी पे बैठता है। ठीक है, परंतु उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में इसमें में क्या कर देते हैं? उसको विस्थापित कर दिया एवं स्वयं कश्मीर का क्या किया? आपको कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल पर का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कहाँ राजधानी बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ए आंसर हो जाएगा 16 का ए। अगला बोल रहा है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई एवं यहाँ जैकोबिन जो क्लब था की स्थापना की। और यहाँ पे क्या बोला? उसका सदस्य बना और उसका सदस्य भी बन जाता है। साथ ही उसने अपने राजधानी में फ्रांसीसी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक जो था वो क्या करता है? स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए तथा अंग्रेजों के विरुद्ध इनकी क्या होती है? सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कुस्तुनिया जो आधुनिक इस्तांबुल है
उसके अलावा काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भी भेजे थे। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की गई थी, तो ये की गई थी आपका हैदर अली के बीच की गई थी। ठीक है, अंग्रेजों के साथ। तो इसका 17 का आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या इसमें डिटेल में बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या कि आपका बोल रहा है कि केंद्रीय जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 का अवसान जो होता है, वो क्या होता है कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है, कब होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो मार्च 1792 में। और क्या होता है कि इस संधि में क्या किया जाता है कि अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस था। ठीक है, ये जो आपका आंग्ल मैसूर वॉर हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही। अंग्रेज कौन था, तो मैसूर का था उस समय आपका टीपू सुल्तान, और कार्नवालिस तो था अंग्रेजों की ओर से था। और इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा ठीक है उसके साथियों को देना पड़ा था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि साथी युद्ध के हार जाने के रूप में क्या होता है कि टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। ठीक है, उसी तरह से बोल रहा है क्या कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र जो थे अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस जो था ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से क्या किया, पंगु बना दिया और साथियों को भी शक्तिशाली बनने नहीं दिया। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि ठगों का उन्मूलन करने का नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये किया गया था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में किया गया था। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे। ठीक है, और परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। ठीक है, होती थी। और सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था। ठीक है, उसके अलावा क्या बोल रहा है कि किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को कारावास निर्वासित कर दिया गया। और 1837 में क्या होता है कि पश्चात असंगठित रूप से ठगों का अंत कर दिया जाता है। ठीक है, 1837 के बाद। अगला यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इसमें देखिए डिटेल में क्या बोल रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो था बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान की आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। जो बनाया गया था उसको हटा देता है ये लोग। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि द्वैध शासन का जन्म किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका सर लियोनिल कार्टियस को माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर लियोनिल कार्टियस जो था को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत, यानी विजारत क्या होता था, एक कानून व्यवस्था होती थी और की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि कह रहा है क्या है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसी ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो ये बिछाई गई थी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, तो देखिए अगला क्या बोल रहा है कि इसी में डिटेल में देख लेते हैं कि भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाया गया था 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। ठीक है, अगला देखिए अगला क्या आपका बोल रहा है कि मुंगेर का बरैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो मुंगेर का बरैया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी जो थी वो आपका मुंगेर का बरैया ताल विरोध का
मुंगेर का विरोध के बेरैया ताल विरोध का उद्देश्य बकास भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन कब होता है तो 1936 से 1938 के बीच में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, 1936 से 1938 कार्यानंद शर्मा। अगला देखिए क्या बोला कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है तो ये कैनिंग होता है। डिटेल में देख लेते हैं कि 1857 के जो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका टाइम पीरियड 1856 से लेकर के 62 था। लॉर्ड कैनिंग बोल रहा है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। और ये बाद में क्या होता है कि 1857 की लड़ाई के बाद ये वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए तो ये शामिल किया गया था आपका दिसंबर 1856 में। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में क्या था, दमदम, अम्बाला और सियालकोट में बनी चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। जिसमें क्या था कि गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, और क्या होता है कि जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि आपका चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसकी खंडन कर दिया और किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। ठीक है, और यह कारतूस जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, अगला देखिए कि यहाँ पे क्या बोला है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया तो ये किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है कि 1857 में जो बोल रहा है कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है तो आरा जिले से। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़ा। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहाँ उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान बुरी तरह से कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके भाई जो थे अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक आपका क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है तो कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया तो ये किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, अगला ये देख लेते हैं, कह रहा है क्या कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के पल्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया तो ये किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न बोल रहा है कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे तो ये जगदीशपुर के राजा थे। तो देखिए अगला डिटेल देख लेते हैं कि आपका इसमें क्या बोल रहा है कि बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में क्या होता है कि 1782 में जन्मे आपके कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जिम्मेदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और 26 अप्रैल 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय उनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। अगला क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि इस बीच सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे तो ये स्थान था जगदीशपुर। ठीक है, तो इसका 29 का आंसर आपका बी हो गया।
अगला देखिए क्या बोला है कि विद्रोह का नेतृत्व जो था मौलवी अहमदुल्ला ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम। हमारा कुछ छूट गया है क्या? रुक जाइए देख लेती हूँ मैं। हाँ, देखिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ देखिए कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो ये आरा से शामिल हुए थे। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि 25 जुलाई 1857 में क्या होता है कि दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने अंग्रेजों विद्रोह कर दिया था। ठीक है, 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया और इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको पटना माना था। ठीक है, बीपीएससी ने, और ये सही उत्तर आरा होना चाहिए था। ठीक है, तो बीपीएससी का तो हमेशा कंट्रोवर्सी रहता ही है। देखिए 68 से तो उन्होंने बहुत सुधार किया है। देखिए आगे क्या होता है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? तो देखिए ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 31 का ई हो जाएगा। देख लीजिए क्या बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अथवा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ, जहाँ पर इस विद्रोह का जो नेतृत्व वो बेगम हजरत महल ने किया। सॉरी, आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था, जबकि बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल बादशाह की पति जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इसी विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। एक से ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये राजपूत कुंवर सिंह थे। अगला यहाँ पे देखिए कि पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई और उन्होंने भी उनके रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। ठीक है, कर दी। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर केंद्र था। देखिए यहाँ पे बात जो किया जा रहा है तो कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जो था वो जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कमिश्नरी के कमिश्नर जो थे वो विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के जो मेजर बिस्सेट आयर द्वारा दबा दिया गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये थे आपके कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे। ठीक है, और उन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया और विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये बिहार से किया। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1857 को शहीद हुए। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो आपका कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। देखिए जो बार बार रिपीट है ना, ये भी रिपीट ही है आपका। ठीक है, अगला देख लेते हैं, उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये कट्टर दुश्मन जो था वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे
उसके अलावा देखिए इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला साहब ने फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अर्काट के रहने वाले थे, पर फैजाबाद में आकर बस गए थे। ठीक है, उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। उनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति एवं विद्रोह में सर्वोत्तम सैनिक है। ठीक है, और इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। ठीक है, जो बहादुर है उनकी तो रिस्पेक्ट की ही जाती है। अगला देखिए क्या बात किया जा रहा है कि कह रहा है क्या कि 1857 के विद्रोह को किसी उर्दू कवि ने देखा था, तो ये गालिब थे। ठीक है, यहाँ पे आंखों से देखा था, अपनी स्वयं की आंखों से। ठीक है, गालिब ने। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है क्या इसका इस प्रश्न का आंसर देखिए आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की विद्रोही बनने का कारण नहीं था। तो ये कारण जो था वो अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी कारण। ठीक है, देख लीजिए अगला पॉइंट जो है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की विद्रोही बनने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाही विद्रोह के बनाने में सहायक थे। ठीक है, आइए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ये किसने नहीं लिया था, तो ये साहूकार थे और आपके जमींदार थे जो क्या किए थे कि नहीं लिए थे भाग। ठीक है, और कौन कौन लोग लिए थे, तो खेती और मजदूर लोग लेते हैं। इसका डी आंसर हो गया। ठीक है, देखिए डिटेल में देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है था और इसी जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका था। यह दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका था। ठीक है, पूर्व में भी नहीं था, उसके अलावा दक्षिण में भी नहीं था और पश्चिम भारत में भी नहीं फैल सका था। उसी तरह से भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। ठीक है, वे विद्रोह में शामिल नहीं हुआ। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया और वरना यह तूफान जो था एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारी और शिक्षित वर्ग ने कोलकाता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की और उच्च मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। ठीक है, और देखिए विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकेदार जो बड़े जमींदार कहे जाते थे, अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनके जागीरें वापस कर दी जाएगी, विद्रोह में किनारा कर लिया था। ठीक है, और अगला देखिए इसी में क्या बोल रहा है कि अगला कह रहा है क्या कि ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया था। यानी जो मेजर लोग थे वो साथ ही नहीं दिए, तो अगर वो दे देते तो इतना साल लगता ही नहीं आज़ादी को। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास था कि अंग्रेजी आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, बट ऐसा तो कुछ था नहीं, अपना स्वार्थ अंग्रेजों का था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये बोल रहा है, देख लेते हैं कि आपका जितना भी कथन है तो इसमें से आपका जो पहला कथन है वो सही है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने। ठीक है, तो 42 का ए आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने क्या किया था, अंग्रेजों की धन और जन से दोनों से सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों को दरभंगा, डुमरा और हटवा के जमींदार शामिल थे। जमींदार लड़ेंगे तभी तो कुछ फायदा होगा। देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था, तो अप्रभावित था कौन सा, तो सिर्फ मुंगेर अप्रभावित था। ठीक है, तो यहाँ 43 का भी हो जाएगा। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे ने विद्रोहों का नेतृत्व किया और ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये किया गया था बेगम ऑफ अवध यानी हजरत महल थी। देखिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं कि लखनऊ 18 अवध जिसको बोलते हैं, विद्रोह का आरंभ जो है 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अब अल्पवयस्क पुत्र ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया और जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वो कहाँ चले गए, तो नेपाल चले गए। देखिए 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो ये था ये आपका मेनली क्या था, यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ 45 का बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसी कारण से ये असफल हो गई। अगर ये रहता तो आज जो 1997 में हमारा देश आज़ाद हुआ वो नहीं हो पाता। देखिए बी आंसर है ना। देखिए अगला क्या बोल रहा है, डिटेल में देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं मिलती। 82 वर्षीय बहादुर शाह जो थे वो कमज़ोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। ठीक है, साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास कोई सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण क्या था, अभाव था और उनमें अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास जो था एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और भावी समाज की अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का जो अभाव था। ठीक है, यानी मेन रीज़न ही उनको नहीं पता था कि वो कर क्यों रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कथन और कारण की बात की जा रही है। तो आपका कथन कब बोल रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति करने में असफल रहा। ठीक है, अगला के देखिए क्या बोल रहा है कि कारण जो है वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश जो थे जो महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों कथन और कारण सत्य है और क और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है, यानी दोनों कथन सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो था मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध और रुहेलखंड तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने क्या किया कि विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्व और पटियाला जिंद आपका, उसके अलावा ग्वालियर, उसके अलावा हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय केनिंग ने कहा था यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है,
अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये किया था 1 नवंबर 1858 को। अगला देखिए क्या बोले कि 1857 की क्रांति के दमन के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री और सचिव और 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड केनी को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला प्रश्न बोला है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो ये प्रांत कौन से थे जहाँ से चयन किया गया था? तो ये गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से चुने गए थे। ठीक है, देखिए डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है वो गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह से भड़कने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और भड़काने में, और इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के बाद समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के दौरान अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया और विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। ठीक है, देखिए अगला आपका क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है क्या कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये दिया गया था सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। ठीक है, तो 49 का ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 1700 सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया और आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। ठीक है, सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थ सैनिक विद्रोह था जिनमें न कोई स्थायी नेतृत्व ही था और न ही उसे सर्वसाधारण का समर्थन ही प्राप्त था। इसके अनुसार वह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का क्या था? विद्रोह था। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है आपका किया गया है आपका बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ए हो जाएगा आंसर। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये है आपका पील आयोग। ठीक है, अगला देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया जिसने सेना के रेजिमेंटों की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। ठीक है, यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व आपका 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई थी और भारतीय सैनिकों की संख्या जो थी 2,38,000 से घटा कर कितनी कर दी गई थी? तो आपका 1,40,000 कर दी गई थी, यानी काफ़ी कम कर दी थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात कर दिया गया था। तो 1:2 का अनुपात कर दिया गया था। और आपका क्या किया गया? तो मद्रास और बम्बई में कितना कर दिया गया? तो 1:3 कर दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये किसके बारे में था?
ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उन्हें अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ 52 का सी आंसर हो जाएगा। देखिए सी है ना यहाँ पे आंसर। देखिए अगला क्या बोला है कि वो 1859-60 में क्या होता है, बंगाल के नदिया जिले के गोपीनाथपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन जो था वो नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण जो है वो ददनी प्रथा थी, जिसमें कि बगान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देते थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बगान मालिकों को पूर्व निर्धारित दर जो बहुत ही कम हो थी पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाते थे। ठीक है, अगला क्या था कि इस प्रकार जो था कि आपका बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विरोध नील विद्रोह था। ठीक है, और इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, एक नाटक लिखा है। ठीक है, पुस्तक नहीं नाटक है ये। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि अगला आपका बोल रहा है क्या कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो ये आपने क्या पढ़ा है, दीनबंधु मित्र है। ठीक है, अगला देखिए अगला जो बोल रहा है क्या प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक हो जाता था तो इसमें और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये था प्रथा जो था वो आपका रैयतवाड़ी प्रथा थी। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि किसान स्वयं भूमि का मालिक हो जाता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। पागलपंथ की स्थापना किया जाता है करमशाह के द्वारा। ठीक है, देखिए इसमें डिटेल में देख लेते हैं। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक समुदाय था। ठीक है, संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया। करमशाह का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। ठीक है, उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी टेनेंट पर दिए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में क्या होता, टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर नियुक्त किया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फराजी कौन थे। फराजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो ये 56 का ए आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल में देख लेते हैं। फराजी लोग जो थे बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। और यह क्या होता है कि यह जो है विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में शामिल हो गए। अगला देखिए क्या बोला है कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो ये किया गया था आपका हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। अगला देखिए कूका आंदोलन को किसने संगठित किया गया था। तो ये रामसिंह जी थे। ठीक है, तो कूका आंदोलन जो था वो कहाँ से था। तो ये कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रारंभ हुआ था, किंतु ये बाद में ये क्या होता है कि राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। और पश्चिम पंजाब का कूका आंदोलन शुरुआत 1840 के दशक में जो होता है भगत जवाहर लाल द्वारा किया जाता है 1840 में। और इन्होंने मुख्तः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, भगत जवाहर लाल को सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। और 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया और जहां उसकी 1850 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण क्या था। तो ये महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज जो थी 1857 के दक्कन दंगों का तत्कालीकरण था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1857 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे।
जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल और खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हित की रक्षा करने में विफलता है। ठीक है, इसी परिस्थिति में 1875-76 के ने अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दी। और दूसरी तरफ क्या होता है कि भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण था। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक और किसने स्थापित किया था, तो ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि प्रारंभिक आपके क्रांतिकारी में अग्रगण्य ने वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से लेकर के 1883 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया और इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि रामोसी विद्रोही सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो ये पश्चिम घाट में हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पश्चिम घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चीता सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किले पर आक्रमण कर लिया। 1825 ईस्वी में क्या होता है कि भयंकर अकाल और अन्य भाव के कारण उन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि 1800 बघेरा विद्रोह जो होता है वो 1818 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था। देखिए आपका कोई भी विद्रोह है ना, तो वो आपको अंग्रेज के विरोधी किया गया था। ठीक है, जैसे कर के लिए हो चाहे जीवन के अच्छे बेहतरी के लिए हो, तो ये किया गया था कि किसानों के लिए हो या कुछ मतलब हक देने के लिए हो, यानी जो भी चीज़ें थी अंग्रेजों के खिलाफ जो की गई थी तो ये स्टार्ट की गई। तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया। देखिए यहाँ पे भी क्या है कि बेघर है तो उन्हें से बघेरों से क्या किया, बघेरों है यहाँ पे, बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बघेरा विद्रोह ने बघेरे सरदारों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और बाद में क्या होता है कि 1819 के बीच मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर आक्रमण किया और अंग्रेजी प्रदेशों पर क्या करते बघेरा लोग जो सरदार जो थे वो आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है कि यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला देखिए मानव बलि, यहाँ पे बोल रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति कौन था, तो ये जनजाति जो था वो खोंड था। ठीक है, खोंड जनजाति के लोग कहाँ रहते, तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत में पहले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः क्या थे, वो स्वतंत्र थे, यानी कोई गुलामी था ही नहीं। उसी तरह से देखिए उन्होंने 1837 से लेकर 1856 के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था युवा राजाओं के नाम पर चक्र विष्णु ने किया और विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरिया को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास जो था, ये देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं हम लोगों का, नहीं। चलिए यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरिया को प्रतिबंधित करने के प्रयास है। अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था। इनके कारण क्या होता है कि आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की थी। ठीक है, जिसके विरुद्ध खोंडों ने क्या किया कि विद्रोह किया तथा
परंतु 1855 में चक्र बिश्नोई लुप्त हो गया और जिसके बाद यह आंदोलन क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्या बोले कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो स्टार मार्क है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस विद्रोह में कुछ विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि जो है वो क्या है, तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32 था, संथाल क्या था 1855 से 56 था और मुंडा जो था 1899 में था। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है। चलिए देखिए अगला क्या बोल रहा है कि कह रहा है क्या कि 1855 में बोल रहा है कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांड को हराया था। तो ये हराया था मेजर बारो को। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। इसमें क्या बोल रहा है कि 1858 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगना डी तालुके में विद्रोह कर दिया। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किया जिसका नेतृत्व सिद्धो कानू चांद भैरव ने किया। आपका क्या बोल रहा है कि संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे पीर पैती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि 1855 में क्या होता है कि ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिद्धू और कानू ने किया था। तो ए आंसर हो जाएगा 66 का। उसी तरह से देखिए अगला क्या बोल रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो कब खड़ा किया, तो 1895 में खड़ा किया था। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला और मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 है, इसलिए डी सही होगा। 1895 जो है बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत जो है वो घोषित कर दिया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है। तो उलगुलान विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा से सम्मिलित है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है कि मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह क्या था, यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था और मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था जो थी वो खुटकट्टी या मुंडारी का जिम्मेदारी या व्यक्तिगत भू स्थायित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलनों का रूप प्रदान किया और मुंडा विद्रोह जो होता है कि 1899 से 1900 के बीच होता है। ठीक है, अगला क्या होता है कि 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं यानी दिकु किसको कहते थे, तो गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होगा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए। और क्या बोल रहा है कि लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिए गए और 1900 में ही स्टार्टिंग में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गए। ठीक है, विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा क्या हो गए, अमर हो गए। ठीक है, देखिए अगला क्या बोला, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था। तो ये रांची था, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या बोला पॉइंट, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। ठीक है, बिरसा ने अनेक देवता यानी बोंगा की पूजा को छोड़कर के अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सी बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, अगला देखिए 1899 से लेकर 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो ये कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। देखिए यहाँ बिरसा मुंडा है ना। चलिए
इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो ये क्या थे, झारखंड के पक्ष में थे, ठीक है। देखिए ये क्या था कि बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया, झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई और कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना हुई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये हुआ था आपका क्या, तो ये होता है आपका सी भूम में, ठीक है। तो आपका 72 का बी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है डिटेल में, तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानपुर क्षेत्रों में हुआ। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का प्रमुख जो कारण था, इस क्षेत्र में जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में क्या होता है कि बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद क्या होता है कि इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया जाता है और आपका यह युद्ध रुक करके 1848 तक चलता रहा और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को का दमन कर दिया, ठीक है। देखिए हौज विद्रोह जो होता है 1820-21 के दौरान होता है। कब होता है, तो हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान होता है और केंद्र केवल संथाल परगना था, ठीक है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि आपका इसमें बोल रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ तो देख लेते हैं, जो डिटेल में दिया रहता है। देखिए आपका क्या बोला कि छोटा नागपुर की हो और मुंडा जनजातियों ने 1820 और 22 ईस्वी तक पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस सेना में इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। और क्या होता है कि सिंध की जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा है, आपका मुंडा विद्रोह भी हो जाता है, उसी तरह से आपका सिंध विद्रोह भी हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि 1800 आपका 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किसने बोल रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो किसने नहीं किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो आंसर भी हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि हैदराबाद के निजाम को छोड़ करके उपयुक्त सभी यानी विजय नगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगर और श्रावणकोर के जो दीवान थे बेलुतम्पु ने आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। देखिए आनंद जो मत में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि तो बंकिम चंद्र चटर्जी, किंतु आनंद मठ का कथानक जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि 1877 प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो ये लॉर्ड लिटन ने प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। किसके खिलाफ, तो आपके अफगानिस्तान के खिलाफ, तो आपका लॉर्ड लिटन हो जाएगा। देखिए डिटेल में देख लेते हैं। 1876 में क्या होता है कि लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाए गए नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया। 1878 में क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है, ठीक है, यानी अंग्रेज और अफगानियों के बीच में होता है। और 1889 में क्या होता है, 1879 में क्या होता है, गंडबक की संधि की गई थी, ठीक है। अगला देखिए आपका अगला क्या बोल रहा है कि 1878 में क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो आपका 78 का ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई, यानी अब अंग्रेजी और हिंदी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, जिसका टाइम पीरियड क्या था 1876 से लेकर के 1880 था, पारित किया गया था। इसमें इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देशी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों से बॉन्ड लेकर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है था और इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, आपका भारत में ढाका प्रकाश, सहचर और अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त जो किया गया था जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, तो अगला देखिए यहाँ क्या बोला कि 1793 ईस्वी में क्या होता है कि कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की थी। किसने? कॉर्नवालिस थे। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से क्या किया जाना जाता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जमींदारों के एक नए वर्ग को भू स्वामी घोषित किया गया था और क्या होता है कि इसके अंतर्गत जिसे क्या किया जाता था कि भूमि के लगान 10/11 भाग जो है भाग कंपनी को देना होता, तो एक भाग क्या करना होता था, सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। ये जमींदार रखते थे। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो ये कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी और जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित की गई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन का पर जो वंश परंपरागत अधिकार को सुरक्षा से हस्तांतरित करना और मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बात की जा रही है तो कहाँ स्टार्ट की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में स्टार्ट की गई थी। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल जिले में बारामहल क्षेत्र में लागू किया था, जिसके बाद ये व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। ठीक है, अगला देखिए अगला क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बोल रहा है कि आपका में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिकार अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था तो 1895 था, 1885 था। ठीक है, यानी जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, उसी समय था। देखिए 1793 बोल रहा है कि में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। ठीक है, और 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि का मांग बढ़ने लगा और भूमि मालिकों के किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच क्या होता है कि बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों किराएदारों के अधिकारियों को परिभाषित किया गया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो ये किया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मूल स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ। तो उन्होंने 1860 में मथुरा में
क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद जी के से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में क्या होता है कि उन्होंने पाखंड अखंडी पताका लहराई, यानी 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्धि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं जो है पाखंड खंडन है, वेद भाष्य भूमिका है, ऋग्वेद भाष्य है, अद्वैत मंत्र का खंडन है, पंच महायज्ञ विधि है, बल्वाचार्य मत खंडन प्रमुख है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो देख लेते हैं अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो ये किया गया था शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। बोल रहा है क्या कि अमृत बाजार पत्रिका जो है कि स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित होगा। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया और जिसे 1889 ईस्वी में एस एन बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना श्री गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। ठीक है, देखिए अगला आपका जो प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुक्त उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था। तो ये लीडर था। देखिए डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक आपका क्या था साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय क्या थे, उदारवादी दल के नेता थे। उनके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि धर्म और समाज सुधारक आंदोलनों ने आपका क्या किया कि जनसंख्या के किस वर्ग को मुक्त आकर्षित किया था। तो ये किया था आपका किसको, बुद्धिजीवी वर्ग को, आपका नगरीय उच्च वर्ग को और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का सी। देखिए उसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए। तो आपका 19वीं शताब्दी में क्या होता है, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने यहाँ पर एक और धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की, जिसने बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जाति और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, 87 का डी। यहाँ पे बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा गया। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने क्या किया कि मूर्ति पूजा की आलोचना की और अब सप्रमाण यह विचार भी व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है, इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपदेशों का बांग्ला भाषा में अनुवाद भी किया। ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो देख लीजिए कि आपका ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, स्टार मार्क है। तो देखते हैं डिटेल में। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को क्या होता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की, एक नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज में क्या होता है कि आपका मूर्ति पूजा, उसके अलावा क्या होता है कि मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया।
यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते तो और मूर्ति पूजा से क्या करते थे, अलग रहते थे। ठीक है, इसे बोल रहा है कि इस नवीन धर्म में सामाजिक नीति रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। यह ब्राह्मण समाज ने रंग, वर्ण और मत का विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम वृद्धि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिए गए। ठीक है, दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या आंसर बोल रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो अभी हमने देखा, तो 1828 ईस्वी में किया गया था। देखिए अगला देखिए क्या बोल रहा है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो ये तो विलियम बेंटिक ने घोषित किया था गैर कानूनी। अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1800 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ यह क्या था कि यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में से बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। ठीक है, अगला क्या बोला है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, अगला देखिए अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव राणा डे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, राणा डे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो कौन थे, तो ये स्वामी विवेकानंद जी थे, तो 93 का भी हो गया। देखिए यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में क्या किए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया और अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का क्या किया कि श्री स्वामी विवेकानंद को जाता है। उनका टाइम पीरियड क्या है विवेकानंद जी का, तो 1862 से लेके 1902 को उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया और आपका स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो को बहुत भर्त्सना की। ठीक है, उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण कर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। ठीक है, और क्या होता था कि उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर और मानवता का अपमान है, क्योंकि वो तो भूख सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, खाना जरूरी है, तभी तो उनको ईश्वर और मानवता की बात समझा सकते हैं। विवेकानंद जी ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों और भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में क्या किया कि अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई, और वह पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, वह विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ठीक है, बात भी सही है। वो उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। आप कभी पढ़ना जा करके आप यूट्यूब से देख सकते हैं, या फिर उनकी जो आपकी कोलकाता में जो भी चीज़ें हैं उनको देखिएगा, आपको अजीब तरह से आनंद महसूस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो ये स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो शिकागो में धर्म संसद में भाग लेते हैं। और बोल रहा है क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, तो ये किया जाता है 1897 में। ठीक है,
देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल है, देख लेते हैं। स्वामी जो विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, ठीक है। उनके बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद, जिनका टाइम क्या है 1863 से 1902 ईस्वी है, से नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि वह मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो किया गया था, तो क्या किया गया था, तो आपका आर्य समाज जो है वो स्थापित किया गया था। यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दयानंद सरस्वती जो मूल संकट ने, जिनका नाम था, 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में क्या होता है कि आर्य समाज का मुख्य लाहौर में किया गया, मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत क्या होता है कि आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ और युद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत की धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए, और धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र और क्या किया कि झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, ठीक है, तथा उपनिषद काल के तक के साहित्यों को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 में क्या किया गया कि लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा। कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में इसे सफलता प्राप्त हुई, और महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाल लाजपत राय और स्वामी विवेकानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892-93 में क्या होता है कि आर्य समाज दो गुटों में बढ़ जाता है। एक जो गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, और दूसरा गुट जो था पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि पाश्चात्य जो शिक्षा है, इसमें बोल रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी सदानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की, और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय ने द्वारा हंसराज प्रमुख थे, ठीक है। लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो ये किया था ज्योतिबा फुले ने। अगला देखिए 1873 में क्या होता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली गौर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो 1872 में आएगी, अपने संगठन सत्यशोधक समाज के प्रति पाखंडी ब्राह्मण उनकी अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने की, तो ये ज्योतिबा फुले जी ने किया था। अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये किया जाता है मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा। ये हो जाएगा 99 का आंसर। देखिए अगला इसमें डिटेल में देख लेते हैं। HP ब्लावत्स्की अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कार्ट विलियम क्वेन जॉर्ज जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना है, ठीक है। जबकि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज, और स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में आपका क्या किया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली बोल रहा है, तो ये थी, भारतीय नहीं बोल रहा है यहाँ पे, तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, ठीक है। देखिए 100 का A हो जाएगा, ठीक है। B हो गया ना आपका, एनी बेसेंट थी।
देखिए यहाँ पे बी हो गया। डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एनी बेसेंट आंग्ले आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से लेकर के 1933 तक क्या होता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही और वर्ष 1916 में कांग्रेस होम रूल लीग का गठन किया और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली 17 में ये बनती है कौन, जो सरोजिनी नायडू जी थी, पहली महिला थी। भारतीय की बात नहीं की जा रही, भारतीय अगर बोलेगा तो वो सरोजिनी नायडू थी। और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में क्या होते थे कि सरोजिनी नायडू को भारतीय महिला अध्यक्ष चुना जाता है और दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हम जो है वो 100 प्रश्न को ही देखते हैं। आपका ये पहला वीडियो हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो दूसरा वीडियो जो है वो नेक्स्ट में आएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। थैंक यू।